हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में देखा जाए 17 अक्टूबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर लोग चर्चा करेंगे, जो आपके दैनिक समसामयिक जो पत्रिकाएं होती हैं उनसे ली गई महत्वपूर्ण खबरें, जैसे आकाशवाणी, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडिया एक्सप्रेस, न्यूज, पीआईबी। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं उनको एक साथ कंपाइल करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एलटी ग्रेड परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी वनडे एग्जाम जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। देखा जाए तो ये क्लास जो हमारी होती है ये एक पैकेज के रूप में इसको डिजाइन करके रखा गया है। यहाँ पर मासिक पैकेज के माध्यम से आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है और पूरे मासिक पैकेज का मूल्य सिर्फ मात्र देखा जाए 18 रुपये 75 पैसे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मूल्य तो 25 रुपये है, लेकिन आपके पास कॉइन होते हैं। जब आप परचेज करते हैं तो कॉइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो उसके बाद ये मूल्य घटकर सिर्फ 18 रुपये 75 पैसे हो जाते हैं। और क्या क्या फायदा मिलता है आपको देखा जाए इस पैकेज में, आपको प्रतिदिन शाम को वीडियो क्लास मिल जाती है 7:30 बजे के आसपास। ठीक है, और प्रतिदिन देखा जाए जो क्लास होती है उस पर आधारित 10 एमसीक्यू होते हैं। 10 एमसीक्यू के साथ साथ में आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। कंटेंट हमारा पूरा बाइलिंगुअल होता है, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में प्रोवाइड की जाती है। एमसीक्यू जो होता है वो भी बाइलिंगुअल होता है। और साथ ही साथ देखा जाए महीने के अंत में हिंदी की कंपाइल पीडीएफ और इंग्लिश की कंपाइल पीडीएफ अलग अलग आपको प्रोवाइड की जाती है। और ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, जो टेस्ट होता है वो टेस्ट आपको ऐप पर मिलता है, बाकी जो पीडीएफ होते हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। इसी वीडियो के देखा जाए पिन कमेंट में आप जाएंगे, चेक करेंगे पिन कमेंट में, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा अक्टूबर महीने के पैकेज का। उस अक्टूबर महीने के पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और करंट अफेयर का फायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली खबर क्या है देखा जाए, विश्व खाद्य दिवस 2025 के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो विश्व खाद्य दिवस 2025 जो मनाया गया, ये 16 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। और इस बार का थीम क्या था? ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या था? विश्व खाद्य दिवस का थीम यही था, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। यहां पर आगे हम चर्चा करें तो यह दिवस वैश्विक सहयोग के आह्वान करता है ताकि एक शांतिपूर्ण, सतत, समृद्ध और खाद्य सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। सरकारों, संगठनों, निजी क्षेत्रों और समुदायों के संयुक्त प्रयास से कृषि खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाने और सभी को पौष्टिक आहार और पर्यावरण संतुलन के साथ जीवन यापन सुनिश्चित करने पर यहां पर बल दिया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे यही उद्देश्य है बेसिकली। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसको मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया है। जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। और चर्चा कर लेते हैं यहां पर, तो देखा जाए तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसको 14 अक्टूबर 2025 को, कब? 14 अक्टूबर 2025 को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। परीक्षा वहां से पूछे कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो 1941 में इसकी स्थापना की गई थी। देखा जाए तो 1941 में स्थापित यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये किसके अधीन कार्य करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पर देखा जाए इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, तो मिनी रत्न का दर्जा पाने के बाद देखा जाए तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मिनी रत्न का दर्जा कब दिया गया, किसके अधीन ये कार्य करता है, स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहां पर है, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें जो है वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर चर्चा करें तो वर्तमान में इसके सीएमडी कौन है? इसके सीएमडी देखा जाए कमोडोर गिरदीप सिंह। ठीक, कमोडोर गिरदीप सिंह जो वर्तमान में इसके सीएमडी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के। चर्चा करें तो यह दर्जा शिपयार्ड की वित्तीय सुदृढ़ता, दक्षता और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पाद में देखा जाए मान्यता के रूप में दिया गया है। ठीक, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में इनके योगदान, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसके रक्षा उत्पादन क्षेत्र में योगदान की मान्यता प्रदान करने के लिए इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं, राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क। अब ये राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क जो है ये कहां पर स्थापित किया गया है? अलवर के प्रतापबंध में स्थापित किया गया है। परीक्षा वहां से पूछे कि राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क किस जिले में शुरू किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया? तो अलवर में स्थापित किया गया है। देखा जाए तो इसे ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया गया है। पार्क में देसी पौधों का रोपण, पर्यावरण शिक्षा केंद्र जैसी कई सुविधाएं होंगी। यहां पर देखा जाए अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स है। यहां पर देखें तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड की पूरी तरह से महिला संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट स्टार्ट की गई है। तो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स। इसने देखा जाए तो कोरबा छत्तीसगढ़ में, कहां पर? कोरबा छत्तीसगढ़ में अपनी पहली पूरी तरह महिला संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट शुरू की है। ठीक है, तो जो ये कोल फील्ड के अधीन कार्यरत कंपनी है, नाम क्या है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स। इसने कोरबा में
अपनी पहली पूरी तरीके से महिला संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट स्टार्ट किया है। यूनिट में 8 महिला अधिकारी और कर्मचारी स्टोर संचालन मैनेजमेंट को संभालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 महिलाएं होंगी और इन्हीं के द्वारा देखा जाए ये स्टोर को संभाला जाएगा। आगे चर्चा करते हैं, ईरान में रियाल से 4 शून्य हटाने को मंजूरी दी गई है। जो मुद्रा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए रियाल पर इतना अंकित था, ठीक है, इतना अंकित था, तो इससे 4 शून्य हटाने की, यानी कि अब 4 शून्य हटा दिया जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो 4 शून्य हटाने की मंजूरी दे दी गई है। यहां पर देखा जाए तो ईरान ने देश में राष्ट्रीय मुद्रा रियाल से 4 शून्य हटाने को मंजूरी दी है। इससे वित्तीय लेन देन जो है ईरान में सरल होगा। अब एक नया रियाल 10,000 पुराने रियाल के बराबर होगा। ठीक है, एक नया रियाल जो होगा ये 10,000 पुराने रियाल के बराबर होगा। जब 4 शून्य हटा दिए गए तो 10,000 जो पुराना रियाल था वो अपने एक नए रियाल के बराबर होगा। यहां पर देखा जाए कई देश ऐसे हैं, कई देश इन्फ्लेशन में मुद्रा से शून्य हटाते हैं ताकि आर्थिक लेन देन आसान हो सके। ठीक है, यहां पर देखा जाए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है देशों के द्वारा। जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने के साथ जब इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो मुद्रा मूल्य है, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, जिससे जो आर्थिक लेन देन है वो आर्थिक लेन देन आसान हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ईपीएल का भारत में पहला एम्बेसडर किसको बनाया गया है? संजू सैमसन को बनाया गया है ईपीएल का भारत में पहला एम्बेसडर। यहां पर चर्चा करें तो भारतीय क्रिकेटर है संजू सैमसन, इनको इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत का पहला एम्बेसडर बनाया गया है। ईपीएल ने यह चयन उनकी लोकप्रियता, सोशल मीडिया पहुंच और फुटबॉल में उनकी रुचि के आधार पर किया है। वे लंबे समय से लिवरपूल फुटबॉल क्लब जो है उसके प्रशंसक रहे हैं। इससे भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता और बढ़ेगी। यहां पर देखा जाए जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है बेसिकली ये फुटबॉल से संबंधित है। इंग्लिश प्रीमियर लीग इसका संबंध फुटबॉल से है। और जो संजू सैमसन है वो फुटबॉल के बहुत अच्छे प्रशंसक हैं, लिवरपूल की प्रशंसा करते हैं। लिवरपूल के जो भी मैच होते हैं संजू सैमसन देखते हैं और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए देखा जाए फुटबॉल के प्रति उनका रुझान, उनकी रुचि और साथ ही साथ संजू सैमसन की लोकप्रियता और उनकी सोशल मीडिया पहुंच के कारण देखा जाए जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है उसने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? संजू सैमसन को बनाया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, यूपीआई को अपनाने वाला 8वां देश। यहां पर देखा जाए यूपीआई को अपनाने वाला 8वां देश, कहीं कहीं आप त्रिनिदाद टोबैगो भी पढ़ेंगे, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो यूपीआई को अपनाने वाला जो 8वां देश है। जो त्रिनिदाद टोबैगो ने किया था वो तो हस्ताक्षर किया है कि हम अपनाएंगे, अभी रेटिफाई नहीं हुआ, लेकिन यहां पर देखा जाए जो कतर है, कतर इसने ऑफिशियली देखा जाए अपना लिया है, तो यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश बन गया है। भारत ने अपने डिजिटल भुगतान सिस्टम यूपीआई को कतर के लुलु ग्रुप सुपरमार्केट में लॉन्च किया है। जो लुलु ग्रुप सुपरमार्केट्स है, ठीक है, ये कहाँ का है? कतर का है सुपरमार्केट, वहीं पर देखा जाए यूपीआई को लॉन्च किया है। और कतर यूपीआई को अपनाने वाला देखा जाए तो दुनिया का 8वां देश बन गया है। ठीक है, 8वां देश बन गया है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। त्रिनिदाद टोबैगो देखा जाए कहीं कहीं आप पेपर में पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा कि त्रिनिदाद टोबैगो जो है ये 8वां देश है, लेकिन वो हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अभी उसने रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, हस्ताक्षरकर्ता के रूप में है, तो इस वजह से देखा जाए कतर को माना जाएगा। कतर में लॉन्च भी हो चुका है, चालू भी हो गया है। यहां पर देखा जाए विश्व भर में कुल डिजिटल लेन देन जो होता है उसका 50% ट्रांजेक्शन जो होता है यूपीआई के माध्यम से होता है। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक। अब ये जो पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहां पर यह स्थापित किया गया, कहां पर शुरू किया गया है? तो फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक शुरू किया है। क्रायो बैंक में कोरल का लार्वा, ठीक है, जो कोरल होते हैं, कोरल के लार्वा को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा जाए, डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज किया जाएगा ताकि उन्हें भविष्य में पुनर्जीवित कर समुद्र में दोबारा बसाया जा सके। भविष्य में देखा जाए जब कोरल ब्लीचिंग अपने चरम पर होगी जलवायु परिवर्तन के कारण, तो वापस से देखा जाए तो समुद्र में उनको बसाने के लिए जो समुद्री पर्यावरण होता है, समुद्री खाद्य श्रृंखला को समृद्ध करने के लिए वापस से कोरल को दोबारा समुद्र में बसाने के लिए इनको फ्रीज किया जा रहा है अभी से, ताकि उनका कुछ अंश बचा रहे। ऐसा ना हो कि अचानक से किसी दिन जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो, पूरी प्रकार से कोरल नष्ट हो जाए। तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हम धीरे धीरे मॉडिफाई करके उसको और जो समुद्री संसाधन है उसको पुनर्जीवित कर सके। तो उस दिशा में देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक है। कहां पर स्थापित किया गया? फिलीपींस में स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। चलिए लैब्स के बारे में चर्चा करते हैं। लैब्स 2025 मतलब लॉजिस्टिक एक्सीलेंस, ठीक है, एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत मंडपम नई दिल्ली में किया था।
लैब्स का शुभारंभ कहां से किया गया? तो लैब्स का शुभारंभ जो है ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। कब? 13 अक्टूबर 2025 को। यहां पर चर्चा करें तो यह पहला पीएम गति शक्ति, ठीक है, यह पहल जो है ये पीएम गति शक्ति की चौथी वार्षिक गांठ, ठीक, जो चौथी वर्षगांठ है उस चौथी वर्षगांठ के रूप में देखा जाए तो इस लैब्स की शुरुआत की गई है। यहां पर चर्चा करें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दक्षता, नवाचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। देश में देखा जाए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दक्षता, नवाचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जाए इसको लॉन्च किया गया है। यहां पर चर्चा करें तो कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो DPIIT है, ठीक है, DPIIT के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लैब्स कार्यक्रम। चलिए आगे चलते हैं। नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025। अब ये समुद्र शक्ति 2025 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस अभ्यास के बारे में देखा जाए तो भारत इंडोनेशिया नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, 14 से 17 अक्टूबर 2025 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। यहां पर चर्चा करें तो इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना था। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो अभ्यास का संचालन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था और यह महत्वपूर्ण है कि जो समुद्र शक्ति है वो किसके साथ भारत करता है? तो समुद्र शक्ति अभ्यास जो है ये किसके साथ किया जाता है? इंडोनेशिया के साथ किया जाता है। ठीक, आपसे एक सवाल है, आप ये बताएं जो गरुण शक्ति अभ्यास है, गरुण शक्ति अभ्यास, ये गरुण शक्ति अभ्यास भारत किसके साथ करता है? ये आप कमेंट में बताना। चलिए आगे देखते हैं। भारत UNHRC, ठीक, UNHRC की 7वीं बार सदस्य बना है। UNHRC का देखा जाए भारत 7वीं बार सदस्य बना है। यहां पर चर्चा करें तो भारत जो है यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का 7वीं बार सदस्य चुना गया है। नया 3 वर्षीय कार्यकाल जो है ये 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2028 को समाप्त होगा। यानी कि 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक के कार्यकाल के लिए भारत को देखा जाए तो 7वीं बार NHRC का सदस्य चुना गया है। ठीक, UNHRC का सदस्य चुना गया है। यहां पर चर्चा करते हैं भारत के UN में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पर्वतनैनी हरीश। वर्तमान में देखा जाए UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पर्वतनैनी हरीश है। यहां पर एक पॉइंट देखें तो जो UNHRC है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 में जनेवा में हुई थी। UNHRC का मुख्यालय कहां पर है? UNHRC का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके 47 सदस्य होते हैं, प्रत्येक का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है। UNHRC में देखा जाए तो 47 सदस्य होते हैं और प्रत्येक का कार्यकाल जो होता है ये 3 वर्ष का होता है। यहां पर देखें तो भारत इससे पहले 2006-7 में, 2008 से 10, 2012 से 14, 2015 से 17, 19 से 21, 22 से 24 तक सदस्य रहा है और वापस से देखा जाए तो 26 से 28 तक के लिए भारत पुनः सदस्य चुना गया है। यानी कि 1 जनवरी 2026 से भारत जो है ये पुनः UNHRC का सदस्य हो जाएगा। और ये सवाल आपकी परीक्षा में देखा जाए पूछा जा चुका है, PYQ में ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। 2021 के UP PCS प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस चुनाव में अंगोला, चिली, इक्वाडोर, मिस्र, एस्टोनिया, इराक, इटली, मॉरिशस, पाकिस्तान, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, वियतनाम भी चुने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर क्या है? भारतीय वायुसेना विश्व में तीसरी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स है। एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारतीय वायुसेना है वो चीन को पीछे छोड़ दी है। भारतीय वायुसेना ने प्रदर्शन के मामले में देखा जाए चीन को पीछे छोड़ दिया है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय जो वायुसेना है वो, भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। चर्चा करें यहां पर देखा जाए तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2025 रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारतीय वायुसेना विश्व में तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली एयरफोर्स बनी है, अमेरिका और रूस के बाद। यानी कि अमेरिका पहले नंबर पर है, रूस की जो वायुसेना वो दूसरे स्थान पर है और भारतीय वायुसेना जो है वो तीसरे स्थान है पूरे विश्व भर में। यहां पर देखें तो रैंकिंग का आधार क्या है? रैंकिंग का आधार आधुनिक प्रशिक्षण, तेज प्रतिक्रिया और सटीक प्रहार क्षमता रहा, जिसका प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के द्वारा किया गया था। यहां पर चर्चा कर लेते हैं तो जो अमेरिका है, मतलब चीन है, ठीक, चीन के पास एयरक्राफ्ट ज्यादा है भारत से, लेकिन प्रदर्शन के कारण देखा जाए सटीक प्रदर्शन, सटीक प्रहार, आधुनिक प्रशिक्षण
और तेज प्रतिक्रिया के कारण जो है ये चीन जो है, चीन चौथे स्थान पर है। चीन का कौन सा स्थान है? चीन का चौथा स्थान है। और भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, भारत का देखा जाए तो तीसरा स्थान है। यही महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा में आपसे पूछेगा, जरूर पूछेगा, सीधे सीधे रिपोर्ट का नाम दे देगा कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में वायुसेना या वायु शक्ति के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और आप सीधे सीधे उंगलियों पे काउंट करेंगे। अमेरिका पहले पे है, चीन दूसरे पे होगा, रूस थोड़ा सा कमजोर पड़ा है, जब से यूएसएसआर टूटा है तो तीसरे पे होगा, और भारत चौथे पे होगा। ऐसे आप काउंट करेंगे, वहीं आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, और तीसरा स्थान है किसका? अपने प्यारे भारत का। चीन का चौथा स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। अरुणिमा कुमार जो है, अरुणिमा कुमार के बारे में चर्चा करते हैं। अंतिम खबर है ये। अरुणिमा कुमार ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया। इनको ब्रिटिश एम्पायर मेडल से अरुणिमा कुमार को सम्मानित किया गया है। चर्चा करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्यांगना अरुणिमा कुमार को अक्टूबर 2025 में लंदन में मानद ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मानद ब्रिटिश एम्पायर मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। देखा जाए तो वह यह सम्मान पाने वाली पहली कुचिपुड़ी कलाकार बनी है। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहली कुचिपुड़ी कलाकार कौन है जिनको ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा तो आपको टिक कर देना है, अरुणिमा कुमार इनका नाम है। ठीक है, अरुणिमा कुमार इनका नाम है। उन्होंने बकिंगम पैलेस और 10 डाउन स्ट्रीट जो है, 10 डाउन स्ट्रीट, यहाँ पर दिवाली समारोह जो हुए थे, उन दिवाली समारोह में भी यादगार प्रस्तुतियां दी थी। और अरुणिमा कुमार जो है ये ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी की नृत्यांगना बन गई हैं। ठीक है, चलिए कुछ सवाल है आपके लिए, उन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है? विश्व खाद्य दिवस 2025 का थीम क्या है? थीम बताइए क्या है? नरिश द वर्ल्ड टुगेदर, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर, फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, सस्टेनेबल हार्वेस्ट फॉर टुमारो। यहां पर 4 थीम दे रखे हैं। चारों थीम में से कौन सा थीम है जो विश्व खाद्य दिवस 2025 का थीम है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला सार्वजनिक उपक्रम बैंक कौन, मतलब सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? कौन सा सार्वजनिक उपक्रम है जिसको हाल ही में यानी कि अक्टूबर 2025 में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड, या मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है भारत इंडोनेशिया के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहां हुआ? कहां पर वो आयोजन किया गया इसका? जकार्ता में, चेन्नई में, विशाखापत्तनम में, या कोच्चि में? क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वर्ल्ड डायरेक्टरी फॉर मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे देखा जाए यह रैंकिंग केवल विमान संख्या के आधार पर दी जाती है। ये जो रैंकिंग है ये विमान संख्या के आधार पर दी जाती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी कह रहा है कथन 1 सही है पर कथन 2 गलत है, ऑप्शन सी कह रहा है कथन 2 सही है पर कथन ए गलत है, और डी कह रहा है कि दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर देखा जाए तो सटीक उत्तर होगा ये आप कमेंट में बताएं। और अंतिम सवाल यानी कि 5वां सवाल हमारा क्या कह रहा है? समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया, यह पहला कथन है। यहां पर देखा जाए असर्शन क्या है? असर्शन है कि समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। रीजन क्या है? यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समुद्री स्थिरता सुदृढ़ करने हेतु भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ठीक है, किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। अब आपको बताना है, ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है ए सही है आर गलत है, सी कह रहा है ए गलत है आर सही है, और डी कह रहा है कि दोनों गलत है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो कथन कारण वाले सवाल था, ये 5वां कथन कारण वाला सवाल था। आपको बताना यह है कि यहां पर सही उत्तर क्या होगा। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ मैंने गरुड़ शक्ति अभ्यास के बारे में भी एक सवाल आपसे पूछा है कमेंट बॉक्स में कि गरुड़ शक्ति अभ्यास किस किसके बीच होता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और इसी के साथ ये क्लास होती है हमारी समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। अगली क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।